नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे पीयूष भूति वंश के बारे में। मैं विशाल आर्या। चलिए आज शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा के अम्बाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर पीयूष भूति वंश का स्थापना हुई। इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक प्रभाकर वर्धन था, जो राजवर्धन और हर्षवर्धन का पिता था, जिसने परम भट्टारक और महाधीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा 1 पुत्री राजश्री हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। हर्षचरित में सिंचाई के साथ के रूप में कुल्यांतर का उल्लेख मिलता है। कुल्यांतर यानी कि जल पंप है ना। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी और बाद में कन्नौज में स्थापित हो गई। हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इनकी रचना हर्षचरित एवं कदाम्बरी है। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचनाएं नागानंद, रत्नावली और प्रियादर्शिका थी। ये तीनों ही नाटक ग्रंथ हैं। हर्षवर्धन के दरबार में अन्य कवि थे मयूर, हरिदत्त एवं जयसेन। हर्ष ने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि धारण कर ली। उसे शिलादित्य भी कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 630 ईस्वी से 640 ईस्वी तक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक ने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हर्ष ने 643 ईस्वी में कन्नौज एवं प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। हर्ष ने 641 ईस्वी में एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर चीन भेजा। 643 ईस्वी में चीनी सम्राट के लियांग होआई किंग को दूत बनाकर हर्ष के दरबार में भेजा। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बौद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को महामोक्ष परिषद कहा गया। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को ताप्ती नदी के किनारे परास्त किया। ह्वेनसांग के अनुसार मंत्रियों एवं अधिकारियों को वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। साधारण सेना को चाट एवं भाट, अश्वसेना के प्रधान को बृहदेश्वर एवं पैदल सेनाओं को प्रधान को बलाधिकृत महाबलाधिकृत कहा जाता था। बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्य। पहला तथ्य जो है, ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने, बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। ह्वेनसांग के समय शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। बौद्ध गया के स्तूप ग्रेनाइट पत्थर से बने हैं। अमरावती स्तूप घंटाकृति में बना है। इसमें पाषाण के स्थान पर संगमरमर प्रयोग हुआ है। नागा अर्जुन, कोंडा एवं जग्गर यमपेट स्तूप इवाक्छु शासकों ने बनाया है। धमेक स्तूप सारनाथ धरातल पर ईंट से निर्मित स्तूप है। ह्वेनसांग के अनुसार गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बलादित्य ने नालंदा में 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित कराया। 7वां, जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र ने मगध नरेश देवपाल की अनुमति से नालंदा में जावा के भिक्षुओं के निवास के लिए एक विहार का निर्माण करवाया।
फाहियान ने नालंदा में बौद्ध के शिष्य सारिपुत्र की अस्थियों पर निर्मित स्तूप का उल्लेख किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा संगम युग। अब संगम युग में देखते हैं क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। संगम का अर्थ है तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों एवं बुद्धिजीवियों की एक परिषद। इसका आयोजन पांड्य राजाओं की राजकीय संरक्षण में हुआ। कुल 3 संगम हुए, जिसमें पहला संगम मदुरा में अगस्त्य ऋषि के अध्यक्षता में हुआ। दूसरा संगम कपाटपुरम अलवय में ऋषि अगस्त्य एवं तोल्कापियर की अध्यक्षता में हुआ। इसी सम्मेलन में तोल्कापियर ने तोल्कापियम नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा। तीसरा संगम उत्तरी मदुरा में नक्कीरर की अध्यक्षता में हुआ। संगम साहित्य में 3 राजवंश चोल, चेर, पांड्य का वर्णन है। संगमकालीन प्रमुख रचनाएं पुस्तक जीवक, चिंतामणि, तिरुत्तकदेवर, शिल्पाधिकारम, इलांगो, आदिगल, ये सब है। मणिमेखले, शीतले, सतनार, ये सब है ना। पूछा नहीं जाता उससे क्वेश्चन, ऐसे देख लेंगे एक बार यदि पूछ दे तो। चोलों के बारे में पहली जानकारी पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल शासन की प्रमुख विशेषता ग्रामीण आश्वासन थी। ऊर एवं सभा महासभा 2 प्रमुख ग्रामीण संस्थाएं थी। चोलों का शासकीय चिन्ह बाघ था। इसकी पहली राजधानी उत्तरी मन्नूर थी, लेकिन बाद में उरैयूर तथा तंजवूर बन गई थी, है ना। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक कार्यकाल था, जिसने कावेरी नदी के मुहाने पर फुहार कावेरीपत्तनम की स्थापना की। इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया। शिल्पाधिकारम की रचना का नायक कोवलन नामक व्यापारी था। शिल्पाधिकारम तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। चेरों के बारे में पहली जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण के चेरपाद से मिलती है। चेर वंश का महत्वपूर्ण शासक सेनगुट्टवन लालचेर था, जिसने पत्नी या कन्नगी पूजा प्रारंभ कराया। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। उसके अनुसार पांड्य हेराक्लिस की पुत्री के पुत्र थे। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा कीमती मोतियों, उच्च कोटि के वस्त्र एवं व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध थी। इसका राजकीय चिन्ह मत्स्य यानी कि मछली था। पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा की प्रथा आरंभ करवाई। संगम साहित्य की भाषा तमिल एवं ब्राह्मी लिपि में है। मुजीरिस में रोमन सम्राट अगस्टस का मंदिर रोमन द्वारा बनवाया गया। संगम काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था एवं सती प्रथा का प्रचलन था। संगम काल में ही मुरुगन की उपासना सर्वाधिक प्राचीन है। उसका प्रतीक चिन्ह मुर्गा को माना जाता है। संगमकालीन प्रचलित शब्दावली नलवे राजा की सभा, ये सब देख लेना है, इतना पूछा नहीं जाता है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।